नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा। देखिए, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसका दूसरा उत्तर आप याद किए हो तो उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, नया उत्तर याद करने मत बैठ जाइएगा। अब यहाँ देखिए, इसका क्या उत्तर हो जाएगा। सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज के विचार पर बल दिया जाता है। इसका अभिप्राय है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आप कि अन्याय के विरुद्ध लड़ाई सच्ची है तो आपको इनसे मुकाबले के लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। एक सत्याग्रही केवल अहिंसा के बल पर ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे थोड़ा सा और उत्तर है कि उत्पीड़न को अहिंसा के माध्यम से ही सच्चाई को देखने एवं इसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं और संक्षेप में लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू की। उनका मानना था कि नमक हर व्यक्ति की ज़रूरत है, इसलिए इस पर टैक्स लगाना गलत है। गांधी जी अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलते हुए 240 किलोमीटर दूर दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दूसरा पैराग्राफ क्या है कि इस आंदोलन ने पूरे देश में आज़ादी की भावना को मजबूत किया और ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर कर दिया। दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिससे भारत की आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन को कोई और आप उत्तर याद करके रखे हो तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं याद है तो ये उत्तर को नोट करके लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कई प्रकार से लाभकारी होती है। पहला, बड़ी मात्रा में जल का भंडारण कर कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा, बांधों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन होता है, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। तीसरा, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ को रोकथाम में मदद मिलती है। चौथा, पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध होता है। आगे देखिएगा, जलाशयों में पांचवा पॉइंट है कि जलाशयों में मछली पालन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ का वर्णन करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा। चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कि चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट है कि चावल की खेती के लिए सालाना कम से कम 100 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। चावल की खेती के लिए ज़्यादा नमी, लंबे समय तक धूप और पानी की एक शाश्वत आपूर्ति की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते तो 5वां पॉइंट देखिएगा, चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग को नोट कर लेना है, याद कर लेना है। कोई और आंसर अगर आप इसका याद किए हो तो उसको आप लोग को रिवीजन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, गहन जीविका कृषि क्या है। गहन जीविका कृषि क्या है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी विशेषता लिखें, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर ही उत्तर क्या हो जाएगा, गहन जीविका कृषि या गहन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है। यह श्रम साध्य कृषि है और इसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, इसका क्या विशेषता है वो सब देख लीजिएगा। गहन कृषि में ज़्यादा मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की कृषि में ज़्यादा धूप वाले दिनों वाली जलवायु और उर्वरक मिट्टी वाले खेतों में एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। गहन कृषि में किसान सरल औजारों और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। गहन कृषि में किसान आसानी से ज़मीन को
जमीन की निगरानी कर सकते हैं और पशुधन की रक्षा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है कि गहन कृषि में खाद्य आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये इसका विशेषता है गहन कृषि का। और गहन कृषि ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका अगर कोई और उत्तर आप याद करके रखे हो तो उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली 4 हानियाँ लिखें। ठीक है, तो अगला बार अगर पिछले साल 2024 में लाभ पूछा था, ठीक है, 2024 में लाभ पूछा था, तो हो सकता है कि 2025 में आपका हानि पूछ ले। तो इसको जाकर आप लोग को याद कर लेना है, या इसका क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आप लोग को अगर कोई और उत्तर याद है तो उसको नोट करके याद कीजिए, या उसको याद कीजिए या इसको नोट करके याद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले 4 हानियाँ कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ही पहला हो जाएगा, जलाशयों और बांधों के निर्माण से आसपास का उपजाऊ क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। दूसरा, इन परियोजनाओं के कारण लोगों को अपने घर और जन्म स्थान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है कि बांध के निर्माण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है, जिससे जल में रहने वाली वनस्पतियाँ और जीवों पर असर पड़ता है। और चौथा पॉइंट है कि परियोजनाओं के असफल होने, भूकंप या हमले की स्थिति में बांध टूटने का खतरा बना रहता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले 4 हानियाँ। ठीक है, अगर कोई और उत्तर याद है तो उसको नोट कर उसको रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं और इससे होने वाले लाभ लिखें। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। पृथ्वी पर प्राप्त जल का वह भाग जिसका उपयोग मानव के द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, जल संसाधन कहलाता है। बहुत ही सिंपल उत्तर लिखने की कोशिश किया गया है। ठीक है, फिर भी अगर इससे आसान अगर कोई उत्तर आपको याद है पहले से तो आपके लिए सिंपल है। ठीक है, जो याद है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, और जो नहीं याद है अगर वो ईजी भी रहेगा ना तो आपके लिए कठिन पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो कुछ भी याद है उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नहीं कुछ याद है तब इसको कर लीजिए। ठीक है, और इससे होने वाले लाभ क्या हो जाएंगे, कृषि में सिंचाई के लिए पानी और घरेलू कार्य में, औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति में, सभी प्रकार की गंदगी के निपटान के लिए। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। ये भी क्वेश्चन आपको लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, खनिज के बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। दूसरा कारण कि खनिजों का अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खनन और संसाधन निकालने की प्रक्रिया भूमि, जल और वायु को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि अधिकांश खनिज अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर ये एक बार समाप्त हो जाते हैं तो इनके उपयोग से ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि खनिजों के अधिक उपयोग से सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। ये आपका 4 पॉइंट है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत और सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इसके निम्न कारण हैं। पहला कारण, भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु में सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट देखिएगा, यह तकनीक सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग सरल और प्रभावी हो जाता है। सौर ऊर्जा एक मुफ्त प्राकृतिक संसाधन है, जिससे गरीब वर्ग के लोग भी आसानी से लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, जबकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक समाधान है। ठीक है, आगे बढ़ते और 5वां पॉइंट देखिएगा, सौर ऊर्जा के उपयोग से भारत विदेशी मुद्रा की बचत कर सकता है, जो कि तेल और गैस के आयात पर निर्भरता को कम करता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को, जितना भी क्वेश्चंस इस वीडियो में दिया गया है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर कोई और आंसर आप याद किए हो तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और नहीं तो ये आंसर को नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का वितरण वर्णन कीजिए। कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा।
भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। ठीक है, आजकल भारत में प्रति वर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयला के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उत्पादन के 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से निकाला जाता है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं, जैसे झारखंड में बोकारो, धनबाद, झरिया, गिरिडीह और रामगढ़ ये कोयला उत्पादन क्या क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र उमरिया, सुहागपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र कोरबा और अंबिकापुर है। ठीक है, और उड़ीसा में कोयला क्षेत्र संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला है। ठीक है, ये आपका उत्तर है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। और इस वीडियो में आप लोग को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। अगर वीडियो में अच्छा खासा आप लोग लाइक कर देते हैं या कमेंट भी आ जाता है या शेयर ज़्यादा हो जाता है तो अगला पार्ट बना दिया जाएगा और कोशिश किया जाए कि आप लोग को चैप्टर वाइज भी लेकर आया जाए। जैसे आप लोग को पता होगा कि हिंदी में आप लोग को हम हिंदी में 3 वीडियो बनाए थे और आप लोग को जो कुछ भी पता है कि हिंदी का परीक्षा रद्द हो गया, फिर भी अगला जो परीक्षा होगा उसके लिए भी आप लोग को तीनों वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, पहले में एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को टोटल चैप्टर से जो कुछ भी आप लोग के चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन उस वीडियो में बताया गया है। 3 वीडियो है जिसमें से 2 वीडियो है आप लोग को क्षितिज का और 1 वीडियो है कृतिका का। ठीक है, तो चैप्टर से जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को वहाँ से अगर देख लेते हो वीडियो तो उसके बाद आप लोग को डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा हिंदी के पेपर के समय। और अभी ये सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस के लिए अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता है तो इसमें भी आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिल सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।